तो स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस अमेजिंग क्लास में। जनरल साइंस की पिछली क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि भोजन के दो अवयव होते हैं, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन या फिर फैट सोल्युबल विटामिन्स, और जल में घुलनशील विटामिन या फिर वाटर सोल्युबल विटामिन्स। जिसमें कि हमने वसा में घुलनशील विटामिन और ये जो जल में घुलनशील विटामिन है उनके बारे में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम सूक्ष्म पोषक पदार्थ या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पढ़ने वाले हैं जल एवं खनिज लवणों के बारे में और रुक्षांश या फिर फाइबर के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खनिज लवणों के बारे में पढ़ना। देखो, जल का कोई जैसे जल होता है तो जल का कोई स्वाद नहीं होता। जल का टेस्ट हमें खनिज लवणों के द्वारा आता है। और जल में कौन कौन से खनिज लवण घुले रहते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। खनिज लवणों में सबसे पहले आता है सोडियम, जिसका लैटिन नाम Na है, और पोटेशियम, जिसका लैटिन नाम के से स्टार्ट होता है, जिसका कि लैटिन चिन्ह के है। तो सोडियम व पोटेशियम ये दोनों क्या करते हैं, तो ये हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र या ब्रेन नर्वस सिस्टम होता है जो उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। और हमारे जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिसके कारण हमारा शुद्ध रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता है और जो अशुद्ध रक्त है वो वापस हार्ट में आता है। तो उस रक्त परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सोडियम व पोटेशियम। सोडियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सोडियम हमें साधारण नमक या फिर NaCl जो हमारे घर का खाने का नमक होता है वहाँ से हमें प्राप्त होता है, जिसका कि सूत्र NaCl होता है। और पोटेशियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो सेंधा नमक होता है जो मतलब चट्टानों से निकलता है, तो वहाँ से हमें पोटेशियम प्राप्त होता है। तो खनिज लवण में सबसे पहले हमने सोडियम व पोटेशियम के बारे में देखा। उसके बाद नेक्स्ट खनिज लवण आता है अपना कैल्शियम और फॉस्फेरस। ये दोनों जो खनिज लवण हैं वो हमारे शरीर में हड्डियों व टूथ या फिर दांतों के लिए आवश्यक होते हैं। हड्डियाँ कहाँ किससे बनती है, तो हड्डियाँ कैल्शियम फास्फोरस से हमारे दांत बनते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे जो हड्डियाँ बनती हैं। तो कैल्शियम व फास्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद में आता है लोहा, जिसे हम आयरन भी कह सकते हैं और जिसका लैटिन नाम हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। ये लोहा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का जो शुद्ध रक्त है या फिर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें ये हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये एक गाड़ी की तरह कार्य करता है। अगर हम इस शब्द हीमोग्लोबिन के दो टुकड़े करें, हीमो और ग्लोबिन, तो हीमो का अर्थ होता है लोहा और ग्लोबिन का अर्थ होता है एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन प्रोटीन, वो होता है। तो इसका अनुपात क्या होता है, तो लोहे का एक अणु और ग्लोबिन प्रोटीन के 4 अणु मिलकर एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ग्लोबिन के चारों तरफ हीमोग्लोबिन के 4 अणु जुड़े रहते हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और लोहे के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो लोहा हमें किससे प्राप्त होता है, तो लोहा हमें प्राप्त होता है गुड़ से, आंवले से, सेव से, पालक से आदि जो हरी सब्जियां होती हैं उनसे हमें लौह तत्व की प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट खनिज लवण आता है जस्ता, जिसे हम जिंक कहते हैं और जिसे हम Zn से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन में पाया जाता है। और इंसुलिन हार्मोन होता क्या है, तो अब हम जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो तभी इंसुलिन हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए आप में याद होना चाहिए कि इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मतलब शर्करा के स्तर को हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। अगर इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें शुगर या फिर मधुमेह रोग हो सकता है, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट हमारा खनिज तत्व आता है, खनिज लवण आता है फ्लोरिक तत्व, या फिर जिसे हम फ्लोरीन भी कहते हैं। तो ये किसके लिए आवश्यक होता है, तो ये हमारे बहुत कम मात्रा में हमारे दांतों के लिए आवश्यक होता है। और अगर इसकी अधिकता हो जाए
तो हमें मनुष्यों में डेंटल फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि क्या होती हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी हैं वो मुड़ जाती हैं और हमारे दांत भी पीले पड़ जाते हैं। ये जो डेंटल फ्लोरोसिस रोग हैं वो हमारे जो राजस्थान है, नागौर से अजमेर तक वो जो 60 किलोमीटर की कुबड़ पट्टी है, जिसे हम बाका पट्टी, कुबड़ पट्टी या फिर लाठी सीरीज भी कहते हैं, तो वहाँ पर जो भूमिगत जल है वहाँ पर फ्लोरीन या फिर फ्लोराइड तत्व की अधिकता होती है। तो वहाँ पर जो लोग उस जल का सेवन करते हैं तो उसको ये डेंटल फ्लोरोसिस या फिर फ्लोरोसिस रोग होने की अधिकता रहती है। और फ्लोरीन तत्व कितनी मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, तो 1 ppm से अधिक अगर फ्लोरिक तत्व हमारे शरीर में चला जाए तो हमें इस रोग होने की संभावना रहती है। उसके बाद नेक्स्ट खनिज लवण हमारे शरीर में आवश्यक होता है आयोडीन। आयोडीन क्या कार्य करता है, तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में एक एच आकार की आकृति की हड्डी होती हैं, जो कि गुलाबी रंग की होती है। ये गुलाबी रंग की क्यों होती है, तो ये आयोडीन के कारण गुलाबी रंग की होती हैं। और अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो ये थायराइड ग्रंथि फूल जाती हैं, और जिससे कि हमें गेंगा रोग या फिर ग्राइटर रोग हो जाता है। आयोडीन सर्वाधिक आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जल के बारे में। जल एक हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड होता है जो हमारी उपपची क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब जल हमारे शरीर में पाचन की क्रिया करने में महत्वपूर्ण होता है, हमारे शरीर में रुधिर के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, और हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए भी हमारे आवश्यक होता है। ये कुछ मात्रा में त्वचा व बालों के लिए भी आवश्यक होता है। तो जल हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जल सर्वात्रिक विलीन होता है, मतलब जल मोस्टली जो चीज़ें होती हैं उनमें घुल जाता है और अनेक चीज़ों को घुलनशील बना देता है। तो जल सार्वत्रिक विलयन भी होता है। यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि जल का शुद्धतम रूप बारिश का पानी है। तो ये माना गया है कि जो बारिश का पानी है वो जल का सबसे शुद्धतम रूप है। और जल जीव द्रव्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह जीव द्रव्य क्या होता है, तो हम जब सेल के बारे में पढ़ेंगे या फिर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तब हम कोशिका द्रव और जो कोशिका के केंद्रक में केंद्रक द्रव होता है तो उनको मिलकर जो जीव द्रव बनता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें याद रखना चाहिए कि जल जीव द्रव का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कोशिका का अधिकतर भाग जल से ही बना होता है। यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है जल का शुद्धतम बारिश का पानी। और उसके बाद हमें देखना है कि एक वर्षा आती है, मतलब हमारे एग्ज़ामों में अम्लीय वर्षा के नाम पूछे जाते हैं। मतलब अम्लीय वर्षा के बारे में हमारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो हमें याद होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा होती क्या है। तो मानवीय कारणों द्वारा हमारे वायुमंडल, जैसे कि मानवीय कारण क्या हो गए, तो फैक्ट्री, वाहनों का उपयोग, गैस सिलेंडर और अन्य जो पोल्यूशन जो पैदा करते हैं, तो उनके प्रयोग से जो अनवांटेड गैसें हमारे वायुमंडल में जमा हो जाती हैं, जिसमें कि 2 गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दोनों SO2 या फिर SO2 और NO2 ये हमारे अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें होती हैं, जो हमारे वायुमंडल में फैल जाती हैं मानवीय कारणों द्वारा। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ साथ ये भी हमारे धरती पर गिरती हैं। और जब बारिश का पानी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिन्हें हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, इसका सूत्र है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है HNO3। तो इन दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होती हैं। ये दोनों गैसें हैं, इनसे मिलकर अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है, जो बारिश के पानी के साथ साथ हमारी धरती पर गिरता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा में हमारे एग्ज़ामों में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि ये किन गैसों के कारण होते हैं, किन अम्लों का मतलब बारिश के साथ कौन से अम्ल गिरते हैं, इस अम्लीय वर्षा का pH क्या होता है। तो इस अम्लीय वर्षा का pH 5.5 से 4.5 तक होता है। खनिज लवणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रुक्षांश या फिर फाइबर के बारे में। रुक्षांश या फिर रेशे हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं, तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते, पर हमारे शरीर में पाचन कार्य कराने में सहायक होते हैं। ये भोजन को पचाने में हेल्पफुल होते हैं, और इसकी कमी से हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये सर्वाधिक पत्ता गोभी में पाए जाते हैं, और जो सलाद रूपी फल फ्रूट होते हैं या फिर सलाद रूपी जो सब्जियाँ होती हैं उनमें यह रुक्षांश या फिर फाइबर पाए जाते हैं।
तो अभी तक हमने सूक्ष्म पोषक पदार्थों के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वृहद पोषक पदार्थ। वृहद पोषक पदार्थों में 3 पोषक पदार्थ आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिससे हमारी शरीर को ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है, और हमारे शरीर सबसे पहले ऊर्जा किससे लेता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। उसके बाद वसा से हमारा शरीर ऊर्जा लेता है, और उसके बाद प्रोटीन से हमारा शरीर ऊर्जा लेता है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माणकारी खंड होता है, जिससे कि हमारी मसल ग्रो होती हैं। तो अब हम वृहद पोषक पदार्थ पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। और वृहद पोषक पदार्थों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो ये कार्बन के जल के साथ बने यौगिक होते हैं। यौगिक होते क्या है, तो दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना एक नया तत्व, जिसमें अपने जो जनक तत्व होते हैं तो उनसे कुछ डिफरेंट पूर्णतः डिफरेंट वो बना हुआ यौगिक होता है, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा देते हैं, मतलब इंस्टेंट ऊर्जा का कार्य करते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये किलो कैलोरी क्या है, तो ये ऊर्जा को नापने की इकाई है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बना किससे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। और इसका अनुपात क्या होता है, तो जैसे पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, इसमें कार्बन का अनुपात ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए अगर हमें अनुपात पूछे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोनोसेकेराइड, उसके बाद होता है डाइसेकेराइड, और उसके बाद होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, तो मोनोसेकेराइड में कार्बन का एक अणु जुड़ा रहता है। उसके बाद डाइसेकेराइड में कार्बन के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, और पॉलीसेकेराइड में कार्बन के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं। मोनोसेकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, जबकि डाइसेकेराइड भी स्वाद में मीठे होते हैं। और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो स्वादहीन होते हैं और मतलब अनफ्लेवर्ड होते हैं। इसी कारण मोनोसेकेराइड को हम शर्करा कह सकते हैं या फिर शुगर कह सकते हैं। डाइसेकेराइड को भी हम शुगर कह सकते हैं। परंतु पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं या फिर अनफ्लेवर्ड होते हैं, जिसके कारण हम इन्हें शर्करा या फिर शुगर नहीं कह सकते। उसके बाद मोनोसेकेराइड की एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मोनोसेकेराइड में 3 कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। डाइसेकेराइड में भी 3 कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड में 4 कार्बोहाइड्रेट आते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। तो अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड जिसमें कि कार्बन के एक अणु जुड़ा रहता है या फिर कार्बन का एक अणु पाया जाता है। उसमें सबसे पहले जो हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं वो है ग्लूकोज, शर्करा या फिर ग्लूकोज, जिसे हम हेक्सोस शर्करा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है तो बात कर रहे थे वृहद पोषक पदार्थों के बारे में, जिसमें क्या है हमने कार्बोहाइड्रेट में स्टार्ट किया था मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जिसे हम हेक्सोस शर्करा भी कहते हैं। हेक्सोस शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। उसमें ये है कि जो C5 अगर कार्बन के 5 अणु होते हैं तो उसे हम पेंटोस शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज के हमारे उपनाम पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो ग्लूकोज को हम रक्त शर्करा या फिर ब्लड शुगर भी कहते हैं। कोशिका का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें अंगूर से प्राप्त होती हैं, तो हमें इसे अंगूरी शर्करा या फिर ग्रेप शुगर भी कहते हैं। अंगूर से ही हमारे दाख बनती हैं, जिसे हम इसलिए इसे हम दाख शर्करा भी कहते हैं। उसके बाद मरीजों पर जो धावक होते हैं, जो मतलब रनर होते हैं, तो उनको ये ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि अगर उनके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए तो ये हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसलिए मरीज व धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। उसके बाद जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन में ग्लूकोज ही बनाते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, तो ये जो पौधे होते हैं तो वो ज़मीन से पानी और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जमा करते हैं और प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें कि वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। यहाँ तक हमने पता चल गया। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है।
उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जिसे हम फ्रूट शुगर या फिर फल शर्करा भी कहते हैं, ये संसार की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। ये फलों व मानवीय वीर्य में पाई जाती हैं, मतलब जो ह्यूमन का सीमन होता है उसमें भी ये फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती हैं। और जो जिसे हम और जो रेप होता है, तो रेप की जो जांच होती हैं तो उसमें भी इस फ्रैक्टोज शर्करा की मात्रा जांची जाती हैं। ये और कृत्रिम मीठा क्या होता है, ये तो प्राकृतिक मीठा है। प्राकृतिक मतलब संसार की सबसे प्राकृतिक मीठी शर्करा है। और कृत्रिम मीठा कौन सा है, तो सैकरीन और एस्पार्टम जो है कृत्रिम मीठा है। उसके बाद ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जिसे हम मस्तिष्क शर्करा या फिर ब्रेन शुगर कहते हैं, और ये पाई कहाँ जाती हैं, तो डेयरी उत्पादों में पाई जाती हैं। डेयरी उत्पाद होते क्या क्या हैं, तो मिल्क, दूध, दही, घी आदि जो हमें डेयरी से प्राप्त होता है, मतलब गाय भैंसों से प्राप्त होता है, उसे हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट से हमें ग्लैक्टोज शर्करा प्राप्त होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डाइसैकेराइड। जब कार्बन के दो अणु आपस में जुड़े रहते हैं तो वो डाइसैकेराइड शर्करा या फिर डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो सबसे पहले आता है माल्टोज। माल्टोज ये ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। इसको हम माल्ट शर्करा या फिर माल्ट शुगर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 बराबर -1H2O। और इसका ओरिजिनल फार्मूला होता है C12H22O11। क्योंकि एक H2O तो हमारे शरीर से इस फार्मूला में निकल गई, तो पीछे बचा C12O6 H22 और O11। उसके बाद ये पाई कहाँ जाती है, तो माल्टोज अंकुरित अनाजों में पाई जाती हैं। स्प्राउटेड फ्रूट्स, स्प्राउटेड जो अनाज होते हैं तो उनमें ये माल्ट शर्करा पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सुक्रोज। जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलते हैं तो उससे सुक्रोज का निर्माण होता है। तो इसके उपनाम क्या क्या है, तो टेबल शुगर, प्रतीप शर्करा, इनवर्स शुगर या फिर इक्ष शर्करा सुक्रोज होती हैं, क्योंकि यह गन्ने में पाई जाती हैं। चीनी और चुकंदर में पाई जाती हैं। जिनसे चीनी बनती है उससे हमें वो सुक्रोज शर्करा से बनती है। उसके बाद लैक्टोज। ग्लूकोज और लैक्टोज के मेल से बना जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। इसको हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज होते हैं। और दही में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और दूध की शुद्धता जांचने वाला जो यंत्र होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लैक्टोमीटर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का तीसरा रूप है पॉलीसेकेराइड, उसके बारे में पढ़ने वाला है। सबसे पहले इस पॉलीसेकेराइड में आता है जो स्वादहीन होते हैं, उसमें आता है स्टार्च। स्टार्च एक पादप का संचित ईंधन होता है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है तो जितना भोजन उसको चाहिए उतना तो वो ग्रहण कर लेता है, और जो बचा हुआ जो भोजन होता है उसे ये स्टार्च के रूप में अपनी जड़ों में संग्रहित कर लेता है, और वक्त पड़ने पर उसको निकाल कर भोजन खाता रहता है। तो ये स्टार्च पादप का संचित ईंधन होता है। इसका स्रोत होता है आलू, चावल, शकरकंद। जो जड़ों से उगने वाले फ्रूट होते हैं वो स्टार्च से भरपूर होते हैं। ये इसका स्टार्च का रंग कैसा होता है, तो स्टार्च का रंग सफ़ेद होता है और ये स्वादहीन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसे हम एनिमल स्टार्च कहते हैं या फिर जंतु स्टार्च कहते हैं। ये मानवों के शरीर में लीवर में संग्रहित रहता है, और मांसपेशियों में भी ये ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है। ये ग्लूकोज का एक बहुलक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज, जो पादप जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये सेल्यूलोज करता क्या है, तो ये पादपों की जो कोशिका होती हैं तो उनकी सुरक्षा करता है और उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। अगर आपको पूछ ले कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो वो सेल्यूलोज है। और कपास के जो रेशे होते हैं वो भी इस सेल्यूलोज से के ही बने होते हैं। उसके बाद काइटिन आता है, जो कवक या फिर फंगस होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले सूक्ष्म पोषक पदार्थ या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है, और उसके बाद हमने वर्ग पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब कुछ जान लिया है, जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट पढ़े थे: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड।
उसके बाद कल की क्लास में हम वसा और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। तब जाके हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। और ये तीनों क्लासें मिलाकर आपका फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, जिसको कि आप आराम से देख सकते हो। और इससे बार मुझे नहीं लगता आपके एग्ज़ामों में कुछ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।